दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 से विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति क्या है बच्चों? जो हमने क्लास 9th में पढ़ा था कार्य एवं ऊर्जा, उस समय हमने शक्ति के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, हमने ये पढ़ा था कि कार्य करने की दर को ही हम शक्ति कहते हैं। ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। अर्थात शक्ति को यदि मैं P से प्रदर्शित करती हूँ तो हमने पढ़ा था कि कार्य यानी कि W और दर, अर्थात जब भी हम दर लेते हैं तो हम साथ में लेते हैं समय। ठीक है, तो इकाई समय में जितना कार्य किया जाता है वो कहलाता है शक्ति। ये हमने पढ़ा था 9th में। अब हम देखते हैं हमको अब 10th में पढ़ना है विद्युत शक्ति। तो अब हम शक्ति के साथ लगा दे रहे हैं विद्युत। ठीक है, अब यहाँ पर कार्य कौन करेगा? विद्युत करेगा। ठीक है, विद्युत के द्वारा ही कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा में बदलती है या रूपांतरित होती है, उसे ही हम विद्युत शक्ति कहते हैं। ये परिभाषा थोड़ी सी पिछले वीडियो से रिलेटेड आपको मिलेगी कि हमने पढ़ा था जूल तापन का नियम। हमने देखा था कि विद्युत ऊर्जा के कारण क्या होता है, ये तो परिपथ गर्म हो जाता है या बहुत सारे उपकरण जो है वो अपना यांत्रिक कार्य करते हैं। अर्थात वहां पर विद्युत ऊर्जा जो है वो किसी दूसरी ऊर्जा में बदल जाती है। अर्थात वहां पर विद्युत ऊर्जा की हानि होती है, लेकिन वो किसी दूसरी ऊर्जा में बदलती है। तो हम एक और परिभाषा लिख सकते हैं कि विद्युत ऊर्जा किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की हानि या क्षय की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने देखा था कि शक्ति को हम P से प्रदर्शित कर रहे हैं, तो यहाँ पर विद्युत शक्ति को भी हम P से प्रदर्शित करते हैं या P से व्यक्त करते हैं, और सूत्र आपका सेम रहेगा W बटा T। W बटा T। अब हम देखते हैं शक्ति का मात्रक कैसे निकालेंगे। हम यहाँ इस सूत्र से ही लेते हैं। ये है कार्य, तो कार्य का मात्रक, पहले मैं इसको हिंदी में लिख लेती हूँ। देखिए कार्य, और ये हो गया आपका समय। अब हम देखते हैं कार्य का मात्रक क्या है, जूल, और समय का मात्रक सेकंड। तो शक्ति का मात्रक क्या निकलेगा? जूल, ये प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और ये जो जूल प्रति सेकंड जो है, ये वॉट के बराबर होता है। ये जूल जो है ना, जूल प्रति सेकंड, ये बराबर होता है वॉट के। ठीक है, वॉट जो है वो विद्युत शक्ति का सबसे छोटा मात्रक है। अब ये वॉट की परिभाषा हम निकालने की कोशिश करते हैं। ये निकलेगी कहां से? इस सूत्र से, वॉट बराबर जूल बटा सेकंड। यदि इस सूत्र में हम यहाँ पे मान रखें 1 जूल और ये हो जाएगा 1 सेकंड, तब ऐसी स्थिति में ये जो है वो 1 वॉट के बराबर होगा। अब यहीं से हमको परिभाषा निकालनी है। ठीक है, तो कैसे परिभाषा निकलेगी? किसी विद्युत परिपथ में यदि 1 सेकंड यानी कि इकाई समय में 1 जूल ऊर्जा का क्षय हो रहा है, या 1 जूल विद्युत ऊर्जा किसी दूसरी ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, तो उस परिपथ की विद्युत शक्ति 1 वॉट कहलाती है। और ये जो वॉट जो है ये क्या है?
विद्युत शक्ति का SI मात्रक है और सबसे छोटा मात्रक है। ठीक है, वॉट जो है वो विद्युत शक्ति का SI मात्रक है और सबसे छोटा मात्रक है। अब हम देखते हैं कि इससे बड़ा मात्रक क्या होगा। ये होगा आपका 1 किलोवाट। इससे बड़ा मात्रक 1 किलोवाट, और ये 1 किलोवाट जो है ना वो बराबर होता है 1000 वाट के। किलोवाट को हम जूल में परिवर्तित करते हैं। तो चलिए इसको पहले हम थोड़ा सा सरलीकृत करेंगे। कैसा करेंगे, देखिए 1 किलो यानी कि 1000 वाट, तो 1000 वाट गुणा 1 किलोवाट घंटा को हमको जूल में परिवर्तित करना है, या 1 किलोवाट घंटे का मान कितना होता है वो हम निकालेंगे। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट, और समय घंटा जो है उसको हम सेकंड में ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका 3600 सेकंड। ठीक है, अब इसका मान हो जाएगा 36 गुणा 1 2 3 4 5, यानी 10 के घात 5 वाट सेकंड। ठीक है, इसे हम दशमलव में लेते हैं, तो 3.6 इंटू अब हो जाएगा 10 की घात 6 वाट। ठीक है, और ये 3.6 गुणा 10 की घात 6, 3.6 गुणा 10 की घात 6 वाट सेकंड को ही हम जूल कहते हैं, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया 1 किलो वाट घंटा का जूल में मान कितना होगा। बच्चों कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है, हाँ? इसका मान निकालिए। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे घरों में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मापन कैसे किया जाता है और उसका बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों, कि एक महीने में हमारे घर में कितने उपकरण चले हैं, कौन कौन से उपकरण कितने कितने घंटे चले हैं, और बिजली की पर यूनिट का खर्च कितना है, व्यय का खर्च कितना है। अगर वो हमको सब मालूम हो तो हम हमारे घर में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जो हमारे घर में बिजली बिल आता है ना उसमें कैलकुलेशन जो है वो इसी तरीके से होता है। तो घर में व्यय होने वाली या खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मापन करने के लिए एक सूत्र है। चलिए बच्चों वो सूत्र हम लिख लेते हैं। बोर्ड काफी बड़ा सा है, बोर्ड में पूरी तरह से न भी आए तो फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। व्यय विद्युत ऊर्जा वो भी है आपका किसमें निकलेगी, ये यूनिट में निकलेगी कि हमारे घर में एक महीने में कितना यूनिट बिजली या विद्युत ऊर्जा खर्च हुई। तो बराबर विद्युत उपकरणों की संख्या गुणा विद्युत उपकरणों की शक्ति, उपकरणों की शक्ति वो भी है वॉट में, गुणा समय आपका घंटे में रहेगा, और गुणा दिनों की संख्या। काफी लंबा सा सूत्र है बच्चों, बार बार लिखते लिखते याद हो जाएगा। देखिए क्या क्या लिखा है। वह विद्युत ऊर्जा, एक महीने में जो विद्युत ऊर्जा खर्च हुई वो यूनिट के रूप में हम काउंट करते हैं, यानी कि किलोवाट घंटे के रूप में काउंट होता है। ठीक है, ये बराबर क्या हुआ, कुल कितने उपकरण हमारे घर में लगे हैं उनकी संख्या,
गुणा उन विद्युत उपकरणों की शक्ति, है ना, उन सबकी एक शक्ति होगी वॉट में, गुणा समय कितने घंटे वो जले उसको लिखना है, गुणा दिनों की संख्या कितने दिन, एक महीने में मान लीजिए 30 दिन है या 31 दिन है तो उन दिनों की संख्या बटा 1000। ठीक है, जो ये है वो सूत्र जिसमें हम सारे मान को रख करके एक महीने में खर्च होने वाले विद्युत व्यय की का मापन कर सकते हैं कि एक महीने में हमारे घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। तो चलिए ऐसे समझ में ना आ पाए तो हम एक प्रश्न जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, प्रश्न है हमारे सामने, एक घर में प्रतिदिन 60 वॉट के 4 बल्ब 4 घंटे और 80 वॉट के 2 पंखे 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं। ठीक है, तो इस घर में एक महीने में खर्च होने वाली बिजली का मूल्य बताइए यदि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपए। ठीक है, तो हमारे पास देखिए एक घर में 2 उपकरण चलते हैं, एक तो चलता है बल्ब और दूसरा चलता है पंखा। ठीक है, और दोनों के जलने का समय जो है कितने आवर वो चलते हैं वो टाइम अलग अलग है, तो हम पंखे और बल्ब दोनों के लिए अलग अलग क्या बोलना चाहिए बिजली का खर्च पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या होगा, मान लीजिए मैं सबसे पहले निकाल रही हूं क्या, 60 वॉट का 4 बल्ब, 60 वॉट का 4 बल्ब 4 घंटे जलने पर महीने का खर्च कितना होगा, तो सूत्र हमारा बराबर वही वाला सूत्र आएगा। कौन सा वाला, बहुत बड़ा सा सूत्र है बच्चों, मैं बार बार नहीं लिखूंगी उसको। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, विद्युत उपकरणों की संख्या, तो 60 वॉट का 4 बल्ब है, चलिए विद्युत उपकरण की संख्या लिख ली। ठीक है, उसके बाद क्या है सूत्र में देखिएगा, उसके बाद है आपका कि विद्युत उपकरण की शक्ति, विद्युत उपकरण की शक्ति कितनी है 60 वॉट। उसके बाद सूत्र में देखिए क्या लिखा हुआ है, समय कितने घंटे चलता है 4 घंटे, अब गुणा कितने दिनों क्या चीज दिनों की संख्या, मान लीजिए एक महीने में 30 दिन है, 30 दिन बटा 1000। बच्चों यदि हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आएगा ये आया आपका, कैलकुलेट करने से हमको आएगा ये 6 ये आ जाएगा 28.8 यूनिट। ठीक है, ये आपका मान आया 28.8 यूनिट। बच्चों इसको आप डिटेल में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद ये हमारा आया बल्ब के लिए, अब हम लिखेंगे किसके लिए, पंखे के लिए, तो 80 वॉट के 2 पंखे 10 घंटे चलने पर महीने का खर्च, ये महीने का किसका खर्च निकाल रहे हैं हम, विद्युत ऊर्जा का खर्च निकाल रहे हैं ना यूनिट में। तो चलिए सूत्र हम फिर से लिखते हैं, वही वाला सूत्र है कि सबसे पहले उपकरणों की संख्या, कितने उपकरण है 2 पंखे हैं, 2 पंखे हैं। ठीक है, उनकी शक्ति कितनी है, विद्युत उपकरण की शक्ति 80 वॉट है। कितने समय के लिए चलते हैं, 10 घंटे के लिए चलते हैं। कितने दिन चले हैं, ये 30 दिन चले, प्रतिदिन 10 घंटे चलते हैं और ऐसा करके वो 30 दिन चले यानी कि 1 महीना चले हैं, तो बटा 1000 आंसर कितना आएगा देखते हैं। चलिए
ये आ जाएगा आपका 8 2 16 16 32 48 48 यूनिट में भी आना चाहिए। ठीक है, 48 यूनिट। अब ये हमारा दोनों उपकरणों के लिए आ गया क्या चीज, बिजली का खर्च कितना हुआ। ठीक है ना, ये 4 बल्ब जलता है तो एक महीने में 28.8 यूनिट बिजली खर्च होती है, और 2 पंखे चलते हैं 10 घंटा रोजाना ऐसा करके, तो एक महीने में 48 यूनिट बिजली खर्च होती है। तो अब हम देखेंगे महीने में टोटल कितनी बिजली खर्च हुई, तो हम इनको जोड़ेंगे बच्चों। तो माह में कुल खर्च बिजली का ना कितना हुआ, 28.8 धन 48 कितना आएगा बच्चों, मैं से मिटा दे रही हूँ, जोड़िए आप लोग, देखिए कितना आएगा। ये आएगा आपका 78 पॉइंट, टोटल आ जाएगा 76.8 यूनिट। ठीक है, टोटल खर्च हमारे पास आ गया, बिजली इतनी खर्च हुई। अब हम इसका मूल्य निकालना है, हमको इसका मूल्य निकालना है, तो इसका मूल्य कितना निकलेगा। देखिए मूल्य कैसे निकालेंगे हम, यदि 1 यूनिट का मूल्य 2 रुपए है, तो हमारे पास कुल खर्च कितना है, 76.8 यूनिट का मूल्य कितना हो जाएगा, 76.8 इंटू 2। यहाँ पे हम निकाल लेंगे आंसर, कितना आएगा, ये आएगा आपका ये आ जाएगा आपका 153 ₹153.60। ये आ जाएगा कुल महीने का खर्च। ठीक है बच्चों, अब मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि एक महीने हम अपने महीने का खर्च या हमारा जो बिजली बिल आता है उसमें खर्च, बिजली का टोटल खर्च कैसे निकलता है और बिल कैसे तय होता है। ठीक है, एक प्रश्न और है जो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है, वो प्रश्न है आपका, मान लीजिए एक बल्ब है, उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट, इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, एक बल्ब है जिस पर अंकित हुआ लिया है या अंकित है या लिखा हुआ है 60 वॉट, उसके पैकेट के ऊपर लिखा रहता है 60 वॉट और 220 वोल्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यदि बल्ब को 220 वोल्ट विभवांतर पर हम चलाते हैं तो उस बल्ब की विद्युत शक्ति 60 वॉट प्रति घंटे होती है। मतलब 1 घंटे में वो 60 वॉट तकरीबन शक्ति से चलता है। क्या कहा मैंने, एक बल्ब को यदि 60 वॉट वाले बल्ब को 220 वोल्ट विभवांतर पर जलाया जाता है तो वह 60 वॉट विद्युत शक्ति पर बल्ब जलता है। तो ये था बच्चों हमारा विद्युत व्यय और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। हमने हमारे घरों में खर्च होने वाली विद्युत ऊर्जा का मापन कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा। जब हम उसको पढ़ लिए तो चलिए हमारे घर में जो विद्युत परिपथ है वो कैसा होता है उसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी हमको होनी चाहिए, इसलिए चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे घर में घरेलू विद्युत परिपथ जो है वो किस तरह का होता है। तो सबसे पहली बात कि हमारे घरों में विद्युत शक्ति जो पहुंचती है ना
वो मुख्य तारों के माध्यम से पहुंचती है। मुख्य तार जिसे हम मेंस कहते हैं, ठीक है। और इस मेंस से प्रत्यावर्ती धारा घरों में आती है, जिसे हम असेंडिंग करंट भी बोलते हैं। और ये असेंडिंग यानी कि ऐसी विद्युत धारा जिसका मान और जिसकी दिशा जो है वो समय के अनुसार बदलती रहती है, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा आती है, और आने वाली धारा जो है ना, ये 5 एम्पीयर की होती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे मेंस या मुख्य तार की। तो हमारे घर में जो वायरिंग होती है ना, उसमें जो विद्युत धारा जिसके थ्रू आती है वो 3 तारों वाली होती है। 3 तार की वायरिंग होती है। इस 3 तार में जो मुख्य तार होता है वो होता है लाल रंग का, जिसे विद्युतमय तार या जीवित तार कहते हैं। इसमें से विद्युत धारा आती है, जीवित तार, ठीक है। और हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो असेंडिंग फॉर्म में रहती है, मतलब प्रत्यावर्ती धारा होती है, लेकिन जो विभवांतर वो होता है 220 वोल्ट का। चलिए मैं उसको बाद में बताती हूँ, और दूसरे तार के बारे में बात करते हैं। पहला लाल रंग का तार होता है जिसे विद्युतमय तार या जीवित तार कहते हैं। दूसरा नीले या काले रंग का तार होता है, इसे उदासीन तार कहते हैं, ठीक है। तीसरा तार जो होता है ना, वो होता है हरे रंग का, इसे भू संपर्क तार कहते हैं, या इसे हिंदी जिसे हम अर्थिंग के नाम से जानते हैं, भू संपर्क तार। ये तांबे के मोटे तार का बना हुआ होता है। ये भू संपर्क तार जो है वो एक तांबे की प्लेट से जुड़ा हुआ होता है, और जिसे जमीन में गाड़ दिया जाता है, और इस तार को हमारे विद्युत परिपथ के मीटर से जोड़ दिया जाता है, और इस तरह से ये जो है हमारा भू संपर्क तार हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे विद्युत परिपथ में एक और चीज यूज की जाती है, वो है फ्यूज। बच्चों नाम सुना होगा, फ्यूज तार। ये फ्यूज तार क्या होता है? फ्यूज तार एक युक्ति या उपाय है, जो एक छोटा सा तार होता है। ये मिश्र धातु का बना हुआ होता है। अब मिश्र धातु में कौन कौन सी धातु? टिन होती है और शीशा, दोनों को मिला करके फ्यूज तार बनाया जाता है। फ्यूज तार जो है अलग अलग परिपथ के हिसाब से इसकी क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। घरेलू विद्युत परिपथ के लिए 5 एम्पियर, ये जो है ना वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या 3 एम्पियर, इस तरह के फ्यूज तारों की क्षमता होती है परिपथ के अनुसार। फ्यूज तार जो है वो काफी छोटा सा तार होता है। इसका गलनांक जो होता है वो उचित होता है, मे भी थोड़ा सा कम होता है, और इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो उच्च होता है, ठीक है। इसे या इस फ्यूज तार को हमारे परिपथ में एक पोर्सिलिन का बना हुआ होल्डर होता है। उस होल्डर में जो सॉकेट होते हैं, उस सॉकेट में फ्यूज तार को लगाया जाता है। अब देखिए ये क्यों लगाया जाता है। ये एक तरह की युक्ति या उपाय है, जो किसी भी समय यदि कोई दुर्घटना होती है, ठीक है, या दुर्घटना के कारण या लघु पतन होता है या फिर अति भारण होता है। ये लघु पतन और अति भारण जो है मैं अभी बताती हूँ बच्चों थोड़ी देर में। लघु पतन और अति भारण है, अति भारण, या कभी कोई उपकरण क्षतिग्रस्त हो जिसकी वजह से अति भारण या लघु पतन की संभावना आ जाती है, या हमारे परिपथ में ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या होता है कि या तो विद्युतमय तार और उदासीन तार आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण पूरे परिपथ का प्रतिरोध जो है वो शून्य हो जाता है, ठीक है।
अब जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान हो जाता है उच्च, और ऐसी स्थिति में परिपथ से जुड़े हुए जो विद्युत उपकरण है उनके खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो उस दुर्घटना से बचने के लिए परिपथ में सबसे पहले मेन स्विच के साथ फ्यूज जोड़ दिया जाता है। जैसे ही परिपथ में कहना चाहिए विद्युत धारा का मान बढ़ता है, ठीक है, तो फ्यूज तार जो है वो गर्म होने लगता है। ठीक है, क्योंकि इसका गलनांक बहुत ज्यादा नहीं होता, कम होता है, तो ये क्या होता है कि ये पिघलता है, और पिघलने के कारण क्या होता है, ये तार टूटता है। इसके टूटने से ये जो मेन हमारी विद्युत धारा, इसका संपर्क हमारे घर के मुख्य परिपथ से कट जाता है, और जिसके कारण हमारे उपकरण जो इस परिपथ से जुड़े हुए हैं वो क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। तो ये था हमारा फ्यूज तार, और ये फ्यूज तार जो है इस परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। हमारे घरेलू विद्युत परिपथ में जो विद्युत शक्ति पहुंचती है वो मेन या मुख्य तारों के माध्यम से पहुंचती है। यहाँ पे 3 तारों की वायरिंग होती है। यहाँ पे 3 तार जो है वो अलग अलग रंग के होते हैं। लाल रंग का तार विद्युतमय या जीवित तार कहलाता है, इसमें से विद्युत धारा आती है। और नीले और काले रंग का तार जो है उदासीन तार कहलाता है। ये जो तार है, लाल और नीले रंग के तार, विद्युतमय तार और उदासीन तार, दोनों के बीच का विद्युत विभवांतर जो है वो 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, और हमारे घरों में आने वाली धारा जो है वो प्रत्यावर्ती धारा या एसी करंट कहलाती है। ये 5 एम्पियर की होती है। और प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा होती है जिसकी दिशा जो है वो बदलते रहती है। ठीक है, तो हमारे घरों में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा यूज की जाती है, जबकि औद्योगिक उपयोग के लिए 15 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा यूज की जाती है, जिसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है ना। और धारा जो है वो 2 प्रकार की होती है, एक प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा दिष्ट धारा, है ना। दिष्ट धारा जो होती है वो बैटरी से, सेल से प्राप्त होने वाली धारा होती है, जिसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और जिसकी आवृत्ति 0 होती है। तो हमारे घरों में आने वाली विद्युत धारा जो है वो एसी या प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसकी क्षमता होती है 5 एम्पियर। और विद्युतमय तार और उदासीन तारों के बीच का जो विद्युत विभवांतर है वो 220 वोल्ट का होता है। तीसरा तार जो है वो हरे रंग का तार होता है। ये भू संपर्क तार कहलाता है। यह तांबे के मोटे तार का बना हुआ होता है। इसके साथ एक तांबे की प्लेट जुड़ी हुई होती है, जिसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। और इस भू संपर्क तार का संबंध हमारे विद्युत परिपथ के विद्युत मीटर से और उसके बाद मेन स्विच से कर दिया जाता है। अब विद्युतमय तार और उदासीन तार जो है वो हमारे घर के आसपास लगे हुए पोल से होकर आते हैं और विद्युत मीटर से, सबसे पहले ये विद्युत मीटर से और उसके बाद वो मेन स्विच से जुड़े हुए होते हैं। तो ये था बच्चों हमारे यहाँ होने वाली 3 तारों की वायरिंग। और किसी भी प्रकार की दुर्घटना जैसे अतिभारण या लघु पतन से बचने के लिए फ्यूज तार लगाया जाता है। फ्यूज तार जो है पूरे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा घरेलू विद्युत परिपथ। हम बात कर रहे थे अतिभारण और लघु पतन की। अतिभारण क्या होता है? देखिए, किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का जो अधिकतम मान है ना वो निर्धारित होता है। मान लीजिए उस परिपथ में जो विद्युत उपकरण लगाए गए हैं उनकी शक्ति इस अधिकतम मान से ज्यादा हो तो ये स्थिति ओवरलोडिंग या अतिभारण की कहलाती है। ठीक है, और लघु पतन क्या होता है? कभी कभी हमारे कुछ उपकरण जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और क्षतिग्रस्त होने के कारण क्या होता है, विद्युतमय तार और उदासीन तार आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिससे परिपथ का प्रतिरोध जो है वो 0 हो जाता है और बहने वाली विद्युत धारा जो है परिपथ में उसका मान ज्यादा हो जाता है, जिससे लघु पतन की स्थिति उत्पन्न होती है। तो बच्चों ये हमने देख लिया हमारा घरेलू विद्युत परिपथ। आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब विद्युत का उपयोग करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए। थोड़ी सी भी चूक जो है वो बहुत बड़ी दुर्घटना में तब्दील हो सकती है।
अतिभारण या लघुपतन के कारण परिपथ में चिंगारी उत्पन्न हो सकती है, आग लग सकती है। इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हम जब भी विद्युत का उपयोग करें या इलेक्ट्रिक का कुछ काम हम करते हैं तो हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे सबसे पहली बात कि जब भी हम ऐसा कोई इलेक्ट्रिक का काम करें, हम चप्पल पहने, रबर का चप्पल हम पहन के इलेक्ट्रिक का काम करें। दूसरी चीज, जितने भी विद्युत के तार हैं या जो भी स्क्रू वगैरह जो हैं वो अच्छी तरह से कसे हुए होने चाहिए। तीसरी बात, गीले हाथों से हमें इलेक्ट्रिक का कोई काम नहीं करना है। क्षतिग्रस्त उपकरण को तुरंत हटा लेना है या उसे सुधार लेना है। इसके अलावा परिपथ में उचित क्षमता का फ्यूज तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा सभी उपकरणों के लिए क्या होना चाहिए? उनके साथ अर्थिंग या भू संपर्क तार अवश्य जोड़ना चाहिए। इसके अलावा जितने भी या कहना चाहिए, जब भी आग लगने या दुर्घटना की संभावना हो या ऐसी कोई संभावना नजर आती हो तो मेन स्विच जो है वो तुरंत ऑफ कर देना चाहिए। तो ये था बच्चों चैप्टर नंबर 6 का लास्ट वीडियो। यदि किसी को किसी तरह का कोई डाउट हो तो वो मुझे मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और यदि मुझे आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, आपकी समझ में सारी चीजें आ जाती है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।